Hello guys, welcome to the YouTube channel Accounts Expertise. Okay, today we are going to continue our session of chapter 1, fourth session of chapter 1. In last session we have studied many concepts, that is objectives of accounting, what are the objectives of accounting, and definition. We have also studied the certain definitions, that is what is entity, transaction, what are assets and types of assets. Assets दो प्रकार के, current assets and non current assets, liabilities and types of liabilities, current liability and non current liabilities, and definition of capital, sales, revenues, expenses we have studied in last session. Now we are going to continue that from now the new session with new topic, that is we are going to continue the definitions part. What is expenditure? Spending money or incurring a liability from some benefit, for some benefit, service or property received is called expenditure. एक होता है एक्सपेंसेस और एक होता है एक्सपेंडिचर. एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम नॉर्मल रूटीन खर्चे करते हैं फॉर वर्किंग साइकिल के लिए, ठीक है. लेकिन स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, कुछ बेनिफिट गेन करने के लिए, सर्विस या प्रॉपर्टी, जैसे उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं. जैसे टू टाइप्स के एक्सपेंडिचर होते हैं. इफ़ बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सॉस्टेड सेटल्ड विद इन ए ईयर, ठीक है. अगर कोई हमने एक्सपेंडिचर किया और उसका एक साल के अंदर ही उसका हमने बेनिफिट ले लिया, मतलब उसका बेनिफिट यूटिलाइज कर लिया, बेनिफिट ले लिया, तो वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए जो हमने पहले पढ़े थे. जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड सैलरीज. वो क्या हुआ, हमने उस साल के अकाउंटिंग में उसको जो खर्चा, जो प्रॉफिट कमाया उसी साल में हमने उस खर्चे को क्लेम कर लिया, तो हमारा खर्चा वो वहीं का वहीं ख़त्म हो गया, ठीक है. अब वो खर्चा हमारा नेक्स्ट ईयर में आएगा, लेकिन उसकी अकाउंटिंग नेक्स्ट ईयर में अलग होगी, फिर से होगी, ठीक है. लेकिन जो हमने पिछले के लिए खर्चा किया था उसका बेनिफिट वो हमने उसके अगेंस्ट इनकम डेराइव कर ली है. अब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या होता है, इफ़ बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर. मान लो हमने पिछले साल कोई एसेट खरीदी है, लेकिन वो हमारी इस साल भी चल रही है, मतलब जो एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो हम नेक्स्ट ईयर में भी ले पा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. जैसे मान लो हमने मशीनरी खरीदी, वो पिछले साल खरीदी. अब मशीनरी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो एक साल में ही ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है. तो उसके बेनिफिट हम 10 साल तक आगे तक ले सकते हैं, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में बुक किया जाता है, ठीक है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे केवल ईयर टू ईयर होते हैं, मतलब हर साल इंडिविजुअल होते हैं. और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे एक बार ख़रीदने के बाद कई सालों तक चलते रहते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, डेप्रिशिएट होते रहते हैं, ठीक है. जैसे मशीनरी हमने आज खरीदी, तो अगले साल उस पर डेप्रिशिएशन लग जाएगा, उसकी कीमत थोड़ी सी हम बुक्स में कम करके दिखाएंगे, ठीक है. उसको हम डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे. अब जैसे परचेज ऑफ मशीनरी करी, फर्नीचर किया, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है. अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रॉफिट. प्रॉफिट किसे कहते हैं, एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ ए पीरियड ओवर इट रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर मैंने आपको पहले भी बताया था पहले सेशंस में कि अकाउंटिंग ईयर हम किसको कहते हैं. जैसे करंट ईयर, जैसे कोई ईयर है 2019-20, ठीक है. तो 1920 क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर हुआ. 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है. तो इस अकाउंटिंग पीरियड में जो हमने कमाया और उसमें से हमने जो खर्चा किया, तो वो निकल के जो आया हमारा वो हुआ प्रॉफिट, ठीक है. तो प्रॉफिट इसको कहते हैं. प्रॉफिट भी हमारे दो तरह के होते हैं. एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक जो हमारे सेल्स में से हमने परचेज घटाई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाए, ठीक है. तो ये हम हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस लेवल पे, ठीक है. ये हमारा
केवल सेल में से परचेज और जो परचेज पे हमने एक्सपेंस किए, परचेज से रिलेटेड जो एक्सपेंस हुए, या मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो हमारे कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं हमारे, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि सेल्स से में क्या है, हमारा प्रोडक्ट सेल होता है और प्रोडक्ट्स को हम परचेज़ करते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है, या फिनिश्ड गुड्स, उससे रिलेटेड जो हमारे खर्चे होते हैं, जैसे फ्यूल कुछ लगा, ठीक है, वेजेस जो हमने लेबर को पे की, ठीक है, तो वो हमारे सेल से एडजस्ट होकर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। फिर हमारा नेट प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड फ्यूल, ये एटसेट्रा, हमारे बहुत सारे नेट प्रॉफिट होते हैं जो हम P&L में शो करते हैं। गेन, गेन किसे कहते हैं, ए प्रॉफिट डेट अराइजेज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। ए प्रॉफिट डेट अराइजेज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, हमने कोई एसेट कम दामों में ख़रीदी थी लेकिन हमने उसको ज़्यादा में बेच दिया, या मान लो कोई एसेट थी, उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू लगते लगते लगते, कोई 1 लाख की खरीदी थी, उसकी डेप्रिसिएशन लगते हुए 50,000 हो गई और हमने उसको 80,000 में बेच दिया, तो हमें 30,000 का गेन हो गया। लॉस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यूज आर कॉल्ड लॉसेस। मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ज़्यादा हो गए, हमने माइनस किया रिवेन्यूज़, तो क्या निकल के आया, लॉस। अकाउंटिंग पीरियड में जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या था, एक्सेस, इनकम एक्सेस हो रही थी लॉसेस के ऊपर, वो एक्सपेंस के ऊपर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ एक्सपेंस एक्सेस हो रहे हैं रिवेन्यू के ऊपर, तो वो हमारे लॉस में आ गए। कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और ए फायर एक्सीडेंट, ठीक है, कुछ कैश का भी लॉस हो सकता है, या गुड्स का थेफ्ट, चोरी हो गई या फायर एक्सीडेंट हो गया, तो वो हमारा लॉस में कंसिडर होता है। अब आता है डिस्काउंट। व्हाट इज डिस्काउंट, ये डिस्काउंट क्या होता है, हम गुड्स सेल के ऊपर देते हैं, हमेशा सेल के ऊपर हम डिस्काउंट देते हैं। इट इज़ द डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, जो हम माल बेच रहे हैं उस पर हमने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये डिस्काउंट कब देता है, जब गुड्स को सेल कर रहे होते हैं उस समय मैन्युफैक्चरर होलसेलर या होलसेलर रिटेलर को कैश डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स, लिस्ट प्राइस जो होती है उसके ऊपर, ठीक है। ये नॉर्मल सभी देते हैं, ठीक है। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है, आफ्टर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस द डेटर मे बी गिवन सर्टेन डिस्काउंट इन अमाउंट पेबल। गुड्स बेचने के बाद किस पर, क्रेडिट बेसिस पर, हमने कोई माल उधार बेचा, ठीक है, और हमने कस्टमर से कहा कि अगर तुमने उधार बेचा, जो ये हमने माल, हमने कस्टमर से कहा अगर तुमने, जो मैंने क्रेडिट पीरियड दिया है तुमको 30, मान लो 30 दिन का दिया है, और तुमने उससे पहले मुझे 30 दिन से पहले पहले अगर तुमने मेरा जो पैसा तुमने मेरा चुका दिया तो मैं तुम्हें कैश डिस्काउंट दूंगा। द डेटर्स में बी गिवन सर्टेन डिस्काउंट, डेटर्स को हम थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं इन अमाउंट पेबल, जो उसे अमाउंट पे करना है, इफ़ दे पे द अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, उस टाइम के अंदर या उस टाइम पर या उससे पहले अगर देता है तो उसको कैश डिस्काउंट प्रोवाइड कर देगा, कौन, सेलर बायर को। दिस डिस्काउंट इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन अमाउंट पेबल। ये किस समय दिया जाता है, जब वो उसके हाथ में पैसे थमा देता है कि लो अपने पैसे पकड़ो और मुझे बदले में डिस्काउंट प्रोवाइड करो। मान लो 1 लाख कम माल दिया, 1 लाख का माल 30 दिन के अंदर देना था, उसने 30वें दिन आके दे दिया, 30 दिन से पहले दे दिया, तो उससे पहले देने पर सेलर कंडीशन रख देता है कि 2% मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा अगर तुमने 1 लाख रुपया
एक महीने के अंदर या उससे पहले चुका दिया तो, और 1 लाख रुपए जो है वो 30 दिन के अंदर पे करने पे सेल कस्टमर को क्या मिल जाएगा, 2% का 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, वाउचर। व्हाट इज़ वाउचर? द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। जैसे हम कभी किसी दुकान पे माल खरीदने जाते हैं, कुछ गुड्स खरीदते हैं, तो सेलर हमको क्या देता है, या तो कैश मेमो देता है, अगर हमने कैश में ख़रीदा तो कैश मेमो देगा, और अगर हमने गुड्स क्रेडिट पे उधार खरीदा तो कस्टमर हमें क्या देगा, क्रेडिट मेमो देगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, इनवॉइस। जो इनवॉइस मतलब बिल, कहते हैं ना बिल चाहिए मेरे को, तो सेलर क्या करता है, बिल काटता है कस्टमर को गुड्स बेचने के अगेंस्ट में, पैसे लेने के अगेंस्ट में। ठीक है। गुड्स, इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इन विच बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। गुड्स का मतलब क्या होता है, जिस प्रोडक्ट में बिजनेस डील कर रहा है उसको हम गुड्स कहते हैं। कोई मान लो किसी की फर्नीचर की शॉप है और उसने केवल एक मशीनरी खरीद ली अपने काम के लिए कुछ, ठीक है, कुछ यूज़ में लाने के लिए, तो वो उसके लिए गुड्स नहीं है। गुड्स उसके लिए क्या है, जिससे वो रीसेल करेगा, खरीदने के बाद फिर से सेल उसे करेगा। ठीक है, जिस चीज़ में वो डील करता है, फर्नीचर, अब फर्नीचर डीलर है तो वो चेयर एंड टेबल्स अगर ख़रीदता है तो वो उसके लिए क्या है, गुड्स। ठीक है, वाइल फॉर अदर्स इट इज़ एन एसेट। बाकी सब के लिए वो एसेट है, कस्टमर के लिए वो क्या है, एसेट। अगर वो फर्नीचर के अलावा और कुछ खरीदता तो वो उसका गुड्स नहीं कहलाता, वो उसके लिए प्रोडक्ट खरीद लिया उसने, कोई एसेट खरीद ली। मान लो उसने चेयर टेबल की जगह कोई मशीनरी खरीदी होती तो वो मशीनरी उसके लिए क्या कहलाते हैं, फर्नीचर डीलर के लिए ये एसेट होती मशीनरी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ड्राइंग्स। व्हाट इज ड्राइंग्स? ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ये वो ड्राइंग्स नहीं है जो हम कोई कला करते हैं, चित्र बनाते हैं, वो ड्राइंग्स नहीं है। ये ड्राइंग्स वो है जो एक बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में से पैसा निकालता है। विड्रॉल ऑफ मनी या गुड्स, पैसे का या किसका, सामान का निकालना। विड्रॉल मतलब निकालना, किससे, फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से मनी का या सामान का निकालना फॉर पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, अगर पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता, बिजनेस पर्पज़ के लिए होता तो वो बिजनेस के खर्चों में चला जाता, P&L अकाउंट में चला जाता। ठीक है, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए है तो ड्राइंग्स, ये हमारा कैपिटल में से माइनस होता है। ठीक है, क्योंकि पूंजी जो लगाई है ओनर ने, तो वो किस में से माइनस होगी, पूंजी जो लगाई है और पूंजी निकाल ली थोड़ी सी, तो कैपिटल में से ये माइनस हो जाएगी। ड्राइंग्स हो गई। अब आता है परचेजेस। परचेजेस क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ सेल का अपोजिट परचेज, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्यूर्ड बाय अ बिजनेस। वहाँ सेल्स में क्या था, गुड्स बेचा था, और परचेज में क्या करा, गुड्स खरीदा है। सेल में गुड्स कैश पे या क्रेडिट पे बेचा था, लेकिन परचेज में क्या है, क्रेडिट या कैश पर खरीदा है। किसके लिए, फॉर सेल के लिए। ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल्स आर परचेज्ड प्रोसेस्ड फर्दर इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड देन सोल्ड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए रॉ मटेरियल भी गुड्स है। ठीक है, वो भी, ये भी गुड्स है, और फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड जो प्रोडक्ट हैं वो भी गुड्स है, और जो वर्क इन प्रोग्रेस उनकी, मतलब जो अभी फिनिश्ड भी नहीं हुए और रॉ मटेरियल भी नहीं है, वो भी उनके लिए गुड्स है। और जो रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, उनके लिए जो फिनिश्ड गुड्स है, जो प्रोडक्ट बन के उनके पास आया है, वो ही उनके लिए स्टॉक होता है, वही उनके लिए गुड्स होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है, द गुड्स और मर्चेंडाइज केप्ट ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ ए शॉप और वेयर हाउसेज
एंड अवेलेबल फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। जो गुड्स या मर्चेंडाइज जो शॉप पे रखा हुआ है, वेयर हाउस में रखा हुआ है, शॉप का हो या गोदाम में जो रखा हुआ है, और किसके लिए, सेल के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको हम स्टॉक कहते हैं। अब स्टॉक भी तीन तरह के होते हैं। कैसे? एक रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। दूसरा सेमी फिनिश्ड गुड्स, जिसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, जो मतलब अभी पूरा बन के तैयार नहीं हुआ। एक होता है फिनिश्ड गुड्स, जो वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेज से निकल कर अब तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज डेटर्स। व्हाट आर डेटर्स? डेटर्स आर द पर्सन्स और एंटिटीज हु ओ एन अमाउंट टू एन एंटरप्राइज। डेटर्स वो पर्सन्स हैं, व्यक्ति है या कोई एंटिटी है, ठीक है, जिसको ओ माने देना है, देना है कुछ अमाउंट, मनी देना है, टू एन एंटरप्राइज फॉर बाइंग गुड्स और एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट। डेटर्स वो हमारा क्यों बना? क्योंकि हमने उसको माल, कंपनी ने उसको माल उधार बेचा था। अगर उधार की जगह कैश में बेचा होता तो वो डेटर्स होता ही नहीं हमारा। ठीक है ना, क्रेडिट पे बेचा तो वो हमारा डेटर बना, और जब वो डेटर बन गया तो कुछ दिन बाद जाके उसने हमें पैसा कंपनी को वापस दे दिया, जो उसने गुड्स खरीदा था उधार पर। ठीक है, दीज आर शोन एज सन्ड्री डेटर्स अंडर द करंट एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट। ये कहाँ दिखते हैं? करंट एसेट्स में दिखते हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की जो हमारी एक साइड होती है एसेट साइड, एक होती है लायबिलिटी साइड। तो एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स के हेड में हमारे डेटर्स शो होते हैं। जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तब उसमें इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। अब आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? दीज आर द पर्सनस हु हैव टू बी पेड एन अमाउंट बाय द एंटरप्राइज फॉर प्रोवाइडिंग दैम गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। ये जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ डेटर्स को पैसा देना था कंपनी को गुड्स खरीदने के लिए उधार पर, और यहाँ पे कंपनी को देना है क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को। इसको सप्लायर्स भी कहते हैं, जिससे माल खरीदा है कंपनी ने किसी सप्लायर से, तो उसको गुड्स पे क्रेडिट पे ख़रीदा है। अगर कैश पे ख़रीदा होता तो वो हमारा क्रेडिटर बनता ही नहीं, वहीं की वहीं ट्रांजेक्शन शॉर्ट आउट वो हो जाती, सेट ऑफ। लेकिन उधार पे ख़रीदा है तो हमारे बैलेंस शीट में क्या हुआ, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो क्रेडिटर खड़ा हो गया। अब उस क्रेडिटर वो तब तक खड़ा रहेगा जब तक हम उसको कैश पे करके उसके सेट ऑफ नहीं कर देते। तो एन अमाउंट बाय द, दीज आर द पर्सन्स हु हैव टू बी पेड, जिनको पेड करना है अमाउंट किसके द्वारा? बाय द एंटरप्राइज फॉर प्रोवाइडिंग दैम गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। दीज आर शोन एज सन्ड्री क्रेडिटर्स अंडर द करंट लायबिलिटीज़। ये हमारी बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में एक साइड होते हैं करंट एसेट्स, ये पूरा एसेट साइड होती है, और ये लायबिलिटी साइड होती है। करंट एसेट्स में क्या होते हैं? हमारे सन्ड्री डेटर्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? हमारे करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में हम क्या होते हैं? हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। इनको पैसे इनसे पैसे लेने होते हैं और इनको पैसे देने होते हैं, जो हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा या बेचा है। ठीक है गाइज, तो हमारा ये सेशन और हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे और नए टॉपिक के साथ। हमारी सभी वीडियोस को देखिए और उसको समझिए, ताकि हम अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें, बढ़ा सकें उसको, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। तो ठीक है, आज का हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।